अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बिल आखिर 8 साल के बाद सानेहा बल्दिया टाउन का फैसला हो ही गया। इस दौरान 3 तफ्तीशी अफसरान तब्दील हुए, 4 सेशन जजेस ने समाअत से माजरत की, 6 सरकारी वकला ने धमकियों के बायस मुकदमा ही छोड़ दिया था। इन मुश्किलात के बाद आज कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस मुकदमे में रहमान भोला और जुबैर चरिया को 264 मरतबा उम्र कैद और 264 मरतबा सजाए मौत, 4 मुल्ज़मान को अदम सबूत की बिना पर बरी और 4 मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने 270 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी हुक्मनामे में 60 लोगों को ज़ख्मी करने के जुर्म में मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख जुर्माना भी आयद किया है। 264 जाँबाज़ अफराद के वरसा को 2-2 लाख रुपए देने का हुक्म भी दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि मुल्ज़मान लवाहिकीन को 27-27 लाख रुपए दियत भी अदा करेंगे, जबकि मुजरिमान को भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपया जुर्माना भी अलग से उन्हें किया गया है। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक रऊफ सिद्दीकी, उमर हसन कादरी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार और अदीब खानम के खिलाफ इस्तखासा जुर्म साबित नहीं कर सके हैं, इसलिए उन्हें बरी किया जा रहा है, जबकि मुजरिम शाहरुख, अली मोहम्मद, फजल मोहम्मद, अरशद महमूद को सहूलत फराहम करने के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सहूलतकारों ने केमिकल के साथ मुजरिमों को फैक्ट्री में दाखिल होने में मदद की, जबकि अदालत ने अपने हुक्मनामे में मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी और अली हसन कादरी के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इस फैसले पर MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने यह ट्वीट करते हुए कहा है कि रऊफ सिद्दीकी की बरियत ये साबित करती है कि इस केस से MQM पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, जिस पर सईद गनी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि यह भी बता दें कि हम्माद सिद्दीकी कौन था, भोला और चिड़िया कौन था। रऊफ सिद्दीकी का नाम तो आग लगाने और लगवाने वालों में था ही नहीं। आपको बताते चले नाजरीन कि सानेहा बल्दिया टाउन 11 सितंबर 2012 को पेश आया था, जिसमें 264 से जायद मजदूर जिंदा जल गए थे, 50 से जायद अफराद झुलसने से जख्मी हुए थे। 17 लाशें ऐसी थीं जिनकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी और इन्हें बगैर शनाख्त के ही दफना दिया गया, जबकि पुलिस ने 24 घंटों के बाद मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश किया तो गवाहों की तादाद 1500 थी। केस का मुकदमा पहले सिटी कोर्ट में चला और फिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। इस सानेह पर 2013 में सामने आने वाले जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में आग की वजह शॉर्ट सर्किट और मुतल्लिका इदारों की गफलत इसको करार दिया गया था। फिर कमीशन की रिपोर्ट के बाद सिविल सोसाइटी की जानिब से भरपूर प्रोटेस्ट किया गया, एहतजाज किया गया। फिर 2015 में इस केस में अहम मोड़ तब आया जब 6 फरवरी 2015 को रेंजर्स ने अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवाई कि क्लिफ्टन से नाजायज असलहा केस में गिरफ्तार मुल्जिम रिजवान कुरैशी ने यह इंकशाफ किया है कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि MQM थी, जिसके बाद मुकदमे के एक और चालान में मुल्जिमान हम्माद सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर उर्फ चरिया का इजाफा किया गया, इनका नाम भी लिया गया। फिर मजीद तहकीकात के लिए एक और 9 रुकनी GIT तश्कील दी गई। उस GIT रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया कि MQM के आला ओहदेदार हम्माद सिद्दीकी ने 20 करोड़ रुपए भत्ता न मिलने पर बल्दिया में कायम गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लगवाई। GIT में यह भी लिखा गया था कि वाक़े से गैर जिम्मेदाराना तरीके से निपटा गया और किसी फ़ायदे के लिए इसे इस तरह से हैंडल किया गया जिससे मुतासरीन की बजाय मुजरिमान को फ़ायदा पहुंचा। वाक़े की जिस तरह तहकीकात की गई इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस ज़ेरे असर थी। इसको भी पुलिस का जो रोल रहा इसको इन्वेस्टिगेट करने में, उस GIT रिपोर्ट में पुलिस के रोल को भी क्वेश्चन किया गया था। इसलिए मुकदमे और पहली तहकीकात में कहीं भत्ते का जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि GIT का यह मानना है कि इस दर्दनाक वाक़े की बुनियादी वजह थी 2016 में ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल हुआ, जिसमें हम्माद सिद्दीकी, रहमान भोला के रेड वारंट जारी हुए। मुल्जिम जुबैर चरिया सऊदिया, रहमान भोला थाईलैंड में इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार हुए।
जिन्हें दिसंबर 2016 में फिर पाकिस्तान वापस लाया गया। रहमान भोला ने अदालत के सामने ये बयान में कहा कि 20 करोड़ रुपए भत्ता ना मिलने पर उसने जुबैर चरिया के जरिए आग लगवाई। कार्रवाई हमाद सिद्दीकी और पार्टी क़यादत की इमाम पर की गई। रहमान भोला ने यह भी कहा कि मामला दबाने के लिए हमाद सिद्दीकी, रऊफ सिद्दीकी ने मालिकान से रकम वसूल की, लेकिन जनवरी 2019 में केस के मरकजी मुल्जिम रहमान भोला और जुबैर चरिया फैक्ट्री में आग लगाने के बयान से मुकर गए थे। अदालत ने 400 से ज़ायद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। अदालती फैसले ने कई सवालात छोड़ दिए हैं, जिसमें सबसे अहम ये है कि क्या सानेहा बल्दिया टाउन के लवाहिकीन इस फैसले पर मुतमईन हैं, मुजरमान और सहूलतकारों को क्या सज़ा मिल गई है, लेकिन भत्ता जिस पार्टी को जाता था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उनको तो सज़ा मिल गई जिन्होंने आग लगाई या जो सहूलतकार बने, जिनके कहने पर आग लगाई, जो इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उनको क्यों सज़ा नहीं मिली। क्या भत्ताखोरी MQM के आम रहनुमा जो थे ये क्या अपनी इमा पर कर रहे थे। अदालत का फैसला गवाहों के बयानात की रोशनी में किया गया है और ऐसे लगता है कि GI2 रिपोर्ट को मुकदमे का हिस्सा नहीं बनाया गया। जबकि मरकजी मुल्जिम हमाद सिद्दीकी के हवाले से दिसंबर 2017 में ये खबरें आई थीं कि इसे पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। अगर हमाद सिद्दीकी पाकिस्तान के पास है तो फिर इसे मुकदमे का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। हम बात करेंगे, मुझे ज्वाइन किया है लवाहिकीन सानिया बल्दिया टाउन जो वाक़या पेश आया था, उनमें एक खातून सैयदा, उनका नाम है सैयदा बीबी, उनका बेटा भी उस फैक्ट्री में काम करता था और उस दिन उसी फैक्ट्री में मौजूद था जब वहाँ पर ये आतिशज़दगी हुई, जब यहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ, आग लगाई गई। वो मेरे साथ हैं इस वक्त। सबसे पहले मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सईदा बीबी आपका, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आज जो अदालत का फ़ैसला आया है इससे क्या ये समझा जाए या आप लोग ये समझते हैं कि जो मुतासरीन हैं आप लोग, ये 260 लोग अफराद नहीं थे, ये 260 ख़ानदान थे जो उस दिन उजड़ गए थे, जिनके घरों में उस दिन सफ़े मातम बिछा था। आप समझते हैं आज अदालत के फैसले के बाद आप लोगों को इंसाफ मिल गया? वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें आप स्टूडियो में बात करने की यानी कि ये की। तो मैं इस फैसले का ये बताना चाहती हूँ जे अभी तो मैं ये आप लोगों को से ये फ़ैसला सही है या गलत है ये नहीं बता सकती। मैं कल या परसों दिन आप सबको बताऊंगी, क्योंकि हमारे जो साथी हैं नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर और हमारी जो मेंबरान्स हैं, इन सब की राय लेकर फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, आप सबको अपनी राय बताऊंगी। लेकिन आपका जो ये तो मैं बताते चलूँ, जो सबसे बड़ा जो मुजरिम है हम समझते हैं मालिकान, इनके साथ मालिकान को भी यानी कि पाकिस्तान लाया जाए और इन्हें भी इसी तरह सज़ा दी जाए, क्योंकि भत्ता मालिकान से मांगा गया था और मालिकान ने अपनी फैक्ट्री बंद नहीं की और 260 मजदूर को जलने के लिए उस फैक्ट्री को खुला रखा। दूसरी तरफ ये अगर चाहते तो मदद ले सकते थे पुलिस से, रेंजर्स से, अपने हुक्मरानों से, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसके अलावा मतलब है उस वक्त फैक्ट्री मालिकान को या नहीं ये बात बतानी चाहिए थी अल्लाह हुकाम तक कि हमसे भत्ता मांगा जा रहा है, अगर उन्हें धमकियां दी जा रही थी तो उनको बताना चाहिए था। जी, बंद करना चाहिए था फैक्ट्री, जी फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए था। अगर फैक्ट्री बंद कर दिया जाता तो 260 फैमिली जो अभी शहीद के फैमिली हैं, ये दर बदर के ठोकरें नहीं खाते हैं, ये अपने आंसू आज तक, आज 8 साल तबील 8 साल, लेकिन फैसला हुआ भी तो असल मुजरिम जो सबसे बड़ा जुर्म किया वो बाहर जाकर बैठे हुए हैं और यहाँ फैसला हो रहा है। लेकिन असल मुजरिम तो वो भी हैं जिनके कहने पर ये सारा कुछ हुआ, जिनके लिए भत्ता मांगा जा रहा था, जो मास्टरमाइंड है। सारे को लाया जाए जी मैडम, ये सारे को लाया जाए जो मांगा, जिसने किया और जिसने इसे बर्दाश्त किया। इस वाक़े के बाद माली तौर पर आप लोगों को
तक सपोर्ट किया गया उस वक्त हुकूमत की तरफ से, या बाद में? ये हादसे के बाद तो आपकी फैक्ट्री रजिस्टर हुई, क्योंकि वो फैक्ट्री रजिस्टर नहीं थी। इस हादसे के बाद हमारे बच्चे जो मजदूर थे वो रजिस्टर हुए, और फिर मालिक ने यानी हाई कोर्ट के जरिए 2 लाख कंपनसेशन फी फैमिली को दिया। अच्छा, आप लोगों को मिला? आपको मिला 2 लाख रुपया? जी मिला, जी मिला। सही, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सईदा बीबी हमारे साथ थी। अब मुझे ज्वाइन किया है नाज़रीन वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीनियर रहनुमा है MQM के अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब आपका। अमीनुल हक साहब, 8 साल के बाद सानिया बल्दिया टाउन का अदालती फैसला आया है। क्या आप समझते हैं कि 25 करोड़ भत्ता ना देने पर जिस तरीके से 264 लोगों को, बल्कि कहना चाहिए 264 ख़ानदान उस दिन उजड़े थे, आज जो फैसला आया है, जिन 2 मुजरमान को सज़ा हुई है, आप समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? सिर्फ यही 2 लोग थे, इन्हीं का प्लान था, इन्हीं ने अपने लिए भत्ता मांगा था, यही मास्टरमाइंड थे। देखिए शाजिया, मैं समझता हूं कि आज जो फैसला आया है, यकीनन फैसला मैं समझता हूं कि तमाम सियासी पार्टियों ने इस फैसले को खुशाइंद करार भी दिया है, लेकिन साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा क्या फैसला आने के बाद जिस तरह आपने कहा कि 264 अफराद नहीं बल्कि 264 खानदान थे, क्या इनके लोग वापस आ सकते? यकीनन नहीं आ सकते। तो ये इंतहा एक जिसे कहते अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या था, जिससे न सिर्फ पूरा कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान खून का आंसू रो रहा था। आज जो रिजल्ट आया है, जो 8 साल के तवील अरसे के बाद, तवील इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिसमें गालिबन 1 नहीं 2 नहीं 3 GIT बनी, और 3 GIT बनने के बाद ये फैसला आया है, तो जिन लोगों को सज़ा दी गई है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल जो आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दी गई है। कुछ लोगों को मफरूद भी करार दिया गया है। मैं समझता हूं कि उन लोगों को भी पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी बनती है, और मैं वफाकी हुकूमत के मेंबर होने की हैसियत से यकीनन मैं अपने इंटीरियर मिनिस्टर से मुतालबा भी करूंगा, और यकीनन वो भी कोशिश करेंगे कि जो लोग मफरूर हैं उनको भी इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए, उनको करार वाक़ई आइन, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। अब इसमें एक आम तौर पर एक तासुर उभरता था कि MQM पाकिस्तान के हवाले से। आप सब ने देखा कि आज MQM राब्ता कमेटी के रुकन रऊफ सिद्दीकी भाई को अदालत ने बरी कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता बरी का। आपने देखा है कि पिछले 8 सालों से एक मसलसल इल्जामात रऊफ सिद्दीकी के हवाले से लगता चला आ रहा था। रऊफ सिद्दीकी माजी में भी राब्ता कमेटी के रुकन था, और आज MQM पाकिस्तान के भी राब्ता कमेटी के रुकन है। देखिए, रऊफ सिद्दीकी का कैरेक्टर आपके सामने मौजूद था। वो जिसे कहते हैं कि प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज थे। जब यह वाकया हुआ तो उस मुल्क में नहीं थे। जैसे वापस आते उन्होंने पहला काम क्या किया कि पाकिस्तान के तारीख में एक नई रवायत को जन्म देते हुए सूबाई वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद अदालत में चल के गए कि मुझे फरीक बनाया जाए। फरीक बनाया गया, उनके ऊपर मुकदमात कायम हुए, गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रहा हुए, और आज उन्हें बाकायदा बरी कर दिया। इसका मतलब ये था कि MQM था, ना लगवाने वालों में था, वो तो इस चीज में शामिल ही नहीं थे। लेकिन जी मेरी शादिया बहन, आप पिछले 8 सालों से मसलसल मुख्तलिफ TV चैनलों पर बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से देखती चली आ रही थी कि रऊफ सिद्दीकी का नाम मुख्तलिफ TV चैनल पर चलता रहा था, और आज उनका बरी करना यकीनन MQM के लिए बाइस इत्मीनान भी है। लेकिन हम जिसे कहते हैं कि समझते हैं कि यह अदालती कार्रवाई अभी आगे और चलेगी। प्रोसिक्यूटर को अपना होमवर्क और अच्छा करना पड़ेगा, और जिसे कहते हैं कि सूबाई हुकूमत, आप समझते हैं कि ये चीज अभी मिसिंग है, जो फैक्ट्री मालिकान बेहतर करते हुए, क्योंकि फैक्ट्री मालिकान तो ये कहते हैं कि जो 25 करोड़ भत्ता मांगा जा रहा था, ये तो MQM वाले हमसे मांग रहे थे। फिर आज भी सवाल उठाया जा रहा है, भाई हमाद सिद्दीकी कौन है, किस पार्टी के साथ ताल्लुक था, ये जुबैर उर्फ चरिया ये कौन है, किस सेक्टर का, ये किस पार्टी से मुंसलिक था? ये तो सवाल तो अभी भी उठाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन इस हद तक भी आगे जानी चाहिए कि जो फैक्ट्री मालिकान ने इल्ज़ाम लगाते हैं कि MQM के कहने पर जो है ना वो ये आग लगाएगी, क्योंकि भत्ता MQM मांग रही थी? देखिए शाजिया, ये कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि MQM का नाम ले लिया जाए।
शादिया, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर किसी जगह पर एमकेएम के मुलव्वस होती तो क्या एमकेएम इसको सपोर्ट कर रही होती? क्या एमकेएम इसको प्रोटेक्ट कर रही होती? नहीं। आप ये देखिए कि 2013 में अहमद सिद्दीकी को उनके जुराइम के बदौलत पार्टी से खारिज कर दिया गया था। और इसी तरीके से देखिए, ये भी समझना पड़ेगा कि एमकेएम पाकिस्तान अर्बन सिंध की एक बड़ी पार्टी है जिसमें उसके लाखों के तादाद में कारकुनान और करोड़ से ऊपर लोग जो है उसके सपोर्टर्स भी हैं। तो उसके रैंक एंड फोल्ड में मुख्तलिफ किस्म के लोग आ जाते हैं। इसी तरह न सिर्फ एमकेएम है बल्कि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, इन तमाम के लोग, मफादात वाले लोग अपने उसमें शामिल होते हैं। लेकिन देखते क्या एमकेएम पाकिस्तान एज ए पॉलिसी उनको ओन करती थी? नहीं। क्या एमकेएम पॉलिसी का मंशूर था? नहीं। जिन दो लोगों को सजाए मौत हुई है, ये शर्मनाक अमल था एमकेएम से। देखिए, अगर इनका ताल्लुक भी था तो वो उनका इनफरादी फेल था और एमकेएम सख्त इन अल्फाज में इसकी मजम्मत माजी में भी करती चली और आज भी मजम्मत करती है। ये दो लोग ही मास्टरमाइंड थे। आपके कहने का मतलब है यही दो लोग मास्टरमाइंड थे जिन्हें सजाए मौत हुई है? ये लोग अपने लिए ही मौका मांग रहे थे। नहीं शादिया, मैंने यकीनन ये बात नहीं की। मैंने कहा अगर इन लोगों में से कोई भी मुलव्वस है और कोई भी मास्टरमाइंड है तो उन तमाम लोगों की किसकी जिम्मेदारी बनती है? रियासत की जिम्मेदारी बनती है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इन्वेस्टिगेट करे। और आपको पता है कि इस पर तो प्रीमियर एजेंसी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल लाजमी तौर पर गिरफ्तार करके प्रोसिक्यूशन केस को मजबूत से मजबूत तर बनाते हुए, और अगर कुछ लोग मफरूर भी हैं जो बैरून मुल्क मुक़ीम है, मेरा इशारा आप समझ रही हैं कि जो लोग भी हैं उनको भी फौरी तौर पर ला करके करार वाक़ई सजा दी जाए। अच्छा, एमकेएम ने अपने तय मुतासरीन की क्या मदद की थी? देखिए, एमकेएम का एक अपना सिस्टम है। इस शहर में जब कोई आफत आती है, कोई आग लगने का वाक़या होता है या बारिश का सिलसिला होता है या किसी फैक्ट्री में आग लगती है, कोई फैक्ट्री गिर जाती है, कोई मकानात गिर जाते हैं, तो एमकेएम की खिदमत फाउंडेशन हमेशा उनके दरमियान मौजूद रहती है। और एमकेएम की कामयाबी का राज क्या है कि पिछले 3 दहाइयों से लेकर आज तक अपने अवाम, अपने कारकुनान और अपने वोटर के दरमियान खड़ी रहती है। और उस वक्त भी एमकेएम पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं कि कई दिनों तक मुसलसल दिन रात अपना खिदमत फाउंडेशन का कैंप लगाया, उनके साथ उनके दुख में शरीक हुई, उनके लवाकिन के साथ खड़ी हुई, क्योंकि इसमें से दर्जनों के तादाद में ऐसे लोग थे जो एमके अपने कारकुनान थे, जो एमकेएम के अपने वोटर थे, जो एमकेएम के अपने सपोर्टर थे। और हमारे टॉप लीडरशिप उनके तमाम लोगों के जनाजों में शरीक होती रही है। तो यकीनन हमारा दिल भी बहुत दुखी था। और एमकेएम से जो कुछ भी इनकी बेहतरी के लिए हो सकता है, जैसे मेरा ख्याल है कि मेरे इल्म के मुताबिक सिंध हुकूमत ने और मेरा ख्याल है कि लेबर डिपार्टमेंट ने भी 2 लाख रुपए इनको दिया है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। शुक्रिया सीनुमा, एमकेएम विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। 16 सितंबर को आर्मी चीफ और DG ISI की मुल्क के बड़े सियासी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का मकसद था गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए सियासी इत्तफाक राय पैदा करना। मगर ये मुलाकात उस वक्त मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर गई जब इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और नैब समेत दीगर जो सियासी मामलात हैं वो ज़ेर बहस आए। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, सराजुल हक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शेरी रहमान और कुछ हुकूमती वज़रा शामिल थे। इजलास में शिरकत करने वाले कुछ रहनुमाओं के मुताबिक इजलास के तयशुदा उसूलों के मुताबिक इसे अवामी सतह पर जाहिर नहीं करना था, मगर मीडिया रिपोर्ट्स में इस मुलाकात की तफसीलात सामने आई, जिसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। फ़ौज का सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं है। हालिया कानून साजी, इंतखाबी इस्लाहात, सियासी उमूर या नैब के मामलात में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। ये काम सियासी क़यादत ने खुद करना है। पाक फ़ौज को सियासी उमूर में मदाखलत का कोई शौक़ नहीं है। मौजूदा मुंतखब हुकूमत जो कहेगी हम वो करेंगे। कल आप हुकूमत में आएंगे, हम आपका भी साथ देंगे। हम मुल्क में किसी को कोई भी फसाद बर्पा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। शेख रशीद अहमद के मुताबिक अस्करी क़यादत से मुलाकात में अपोजिशन रहनुमाओं ने सिर्फ नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
जिसके जवाब में आर्मी चीफ का ये कहना था कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर और इलेक्शन कमीशन की तश्कील आपने की है, आप जाने और आपका काम जाने, आपका फ़र्ज़ है कि देखें कि ठीक बंदा लगाया है या गलत। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। फ़ौज नहीं चाहती कि इंतखाबात की जिम्मेदारी ले, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया का ये काम है। माजी में जब इंतखाबात हुए तनाज़ात उठते रहे हैं, इसलिए फ़ौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करेगी, वो भी उन इलाकों में जहां इंतज़ामिया ज़रूरी समझेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब ऐसी सूरत हाल में कि जब आर्मी चीफ अपोजिशन रहनुमाओं को वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहे हैं कि फ़ौज का सियासी मामलात में मदाखलत के हवाले से कोई रोल नहीं है, उसके बावजूद 4 दिन बाद जब अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है उसमें मियां नवाज शरीफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की गई। आखिर क्यों? क्या इसकी वजह समझी जाए कि आर्मी चीफ साहब ने जो बातें की और कहा कि फ़ौज का सियासी मामलात में कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है, क्या अपोजिशन इससे मुतमईन नहीं हुई? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब आपका। जनरल साहब ये बताइएगा कि एपीसी से 4 दिन पहले जब सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की DGISI आर्मी चीफ से मुलाकात होती है, नैब की कारकर्दगी पर अपोजिशन जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है, आर्मी चीफ साहब ये कहते हैं कि फ़ौज का सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवासा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 4 दिन के बाद इतवार वाले दिन जो APC होती है, जिसका महवर ही लग रहा था, वाज़े एजेंडा लग रहा था कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को ही टारगेट करने के लिए शायद ये APC रखी गई है, इसके बावजूद भी अपोजिशन क्यों मुतमईन नहीं हो सकी, ये कहने के बावजूद भी कि फ़ौज का सियासत में कोई रोल नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल जो पहली बात है, जैसे इनको ये इकट्ठे हुए और बातचीत की, वो तो बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ अमल था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो अगर आपको शिकायत हो एक दूसरे से तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बजाय इसके कि पब्लिक फोरम्स इस्तेमाल किए जाएँ, आप बैठ के बात करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, आप समझ लें, जवाब ले लें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर तरीका है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है और फिर पॉलिटिक्स की अपनी साइकोलॉजी है। पॉलिटिकल जब आपने कोई माइलेज लेना हो तो फिर आप ये नहीं देखते कि कल बात क्या हुई है और क्या कोई वादा किया है या हमने सवाल किया है या सवाल नहीं किया है। फिर आप ये देखते हैं कि मेरी पॉलिटिकल सर्वाइवल किस चीज़ में है, मुझे पॉलिटिकल एडवांटेज किस चीज़ में है। तो जो कुछ हुआ, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स पे हालांकि तबसरा नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझ में कोई ऐसी शुद्ध बुद्ध है इसकी सियासियात की। लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि जो कुछ वहाँ पर हुआ बाद में वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए था। और मैं ये समझता हूँ कि जिसको कहते हैं ना कि आखिरी तुर्ब का पत्ता खेल दिया कम अज़ कम एक पार्टी के सरबराह ने, जिसका ये मतलब है कि अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कि अवाम उनके साथ हैं या अवाम उनके साथ नहीं है। नवाज शरीफ का लहजा, बयानिया जितना सख्त और जितना हैवी था, उसके बरक्स जब आपने भी देखा होगा शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी या उन्होंने भी जो बातें की, वो सख्त लबो लहजा नहीं था, बल्कि उल्टा वो तो आपको नहीं लगता कि वो परेशान लग रहे थे? जाहिर है 4 दिन पहले जब अस्करी क़यादत से इन लोगों की मुलाकात हुई तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को बताया ना हो और ये ना कहा हो कि जो अस्करी क़यादत है उनका ये बयानिया है कि फ़ौज का कोई रोल नहीं है सियासत में, उनका कोई किरदार नहीं है। उसके बावजूद आपको नहीं लग रहा था कि शायद ये शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा सडन था कि बताने के बावजूद भी शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो है इतना सख्त बयानिया लेकर APC में बैठने वाले हैं? जी वो असल में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि थोड़ा सा टेंशन इस पार्टी के अंदर भी है। और वो है जिसको हम कहते हैं मौरूसी सियासत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि सबका ये ख्याल है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे बाद ये संभाले, इसको क्या कहना चाहिए, किंगशिप ही कहना चाहिए, और किसी और के हाथ में ना जाए, चाहे वो भाई क्यों ना हो। तो वो एक मसला है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब का भी रवैया मुख्तलिफ था और आसिफ जरदारी साहब का भी रवैया इतना डायरेक्ट नहीं था। इसमें थी, उन्होंने भी बातें की है, लेकिन ऐसे नहीं था जिस तरीके से हेड ऑन नवाज शरीफ साहब आए हैं।
और मेरा ख्याल है कि मेरा अपना अंदाज़ा है उन्होंने अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है और अपने पार्टी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट किया। देखिए उनका जो टोटल बयानिया है उसका अगर मैं लुब्बे लबाब कहूँ तो वो ये है कि अगर फौज मुझे वजीर आला बनाए और मुझे वजीर आजम बनाए तो ठीक है, लेकिन अगर फौज इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाए तो ये जुल्म है। ये जो मैंने जुमला कहा ये उनका लुब्बे लबाब है। सही। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें जनरल साहब, वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने जो सारी बातें की वो उनका जो एक माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक कह लें तजर्बा रहा है, तल्ख उनका माजी रहा है, उसके बारे में वो बात करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमेशा नवाज शरीफ साहब ने जब भी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर ये बयानिया अपनाया है वो तस्वीर का एक रुख बयान करते रहे हैं, कभी उन्होंने तस्वीर का दूसरा रुख बयान नहीं किया कि उनका सियासत में आने के हवाले से किरदार किसका था, किस वजह से वो सियासत में आए, क्या उनके ताल्लुकात रहे जो सियासत में लेकर आए। आपको नहीं लगता ये आधा सच बताया जाता है और बहुत सी हकीकतें छुपाने की भी कोशिश की जाती है? जी, तो उसमें मेरा ख्याल है कि उनको याद दहानी कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीज़ तो दीवार पे लिखी हुई है और बहुत जली हरूफ में लिखी हुई है और सभी जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कौम को इतना बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि वो ये भी ना समझ पाए कि वो क्या चाह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। तो देखें आगे ये बातचीत कैसे बढ़ती है। मुझे तो लगता है कि काफ़ी इसमें बाकी देखिए फौज ने बताया भी है और बार बार कह भी रही है कि जब हमें बुलाया जाएगा हम हर इलेक्टेड हुकूमत के साथ हैं, और ये उन्होंने पहले करके भी दिखाया। किसी और हुकूमत के ज़माने में ज़ल्ज़ले आए, किसी और हुकूमत के ज़माने में सैलाब आए तो फ़ौज ने उनका साथ दिया। अभी पेंडेमिक हुआ तो उसकी ज़रूरत थी फ़ौज की, टिड्डी दल हुआ, कराची में मसला आया तो फौज ने तो ये काम करना है, इसलिए कि फौज तो इसी अवाम ने, मैं कहा करता हूँ कि अपना पेट काट कर इस फौज को पाला है और फौज को इस नहज पे पहुंचाया है कि वो बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है, वो ये काम ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकती है। तो फौज अगर कोई काम करती है, अभी इलेक्शन कमीशन अगर फौज के बगैर इलेक्शन करवा सकता है तो भाई फौज को क्या जरूरत है कि वो कहे कि जी नहीं हम आएंगे और हमसे इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन फौज के बगैर करवा के देख लीजिए। बात यह है कि पहले जो रवायत थी कि वो सारे शनाख्ती कार्ड बोरियों में भर के ले आते थे और ठप्पे लगाते थे और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के मरोड़ कर उनको जबरदस्ती उनसे वोट डलवाते थे, वो इस दफा नहीं हो सका क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन पे एक फौजी खड़ा हुआ था। तो यही शिकायत है कि जी जब आप कहते हैं कि वोट को तौकीर दो तो क्या सिर्फ उन वोटों को तौकीर देनी है जो आपके लिए डले हैं और उन वोटों को तौकीर नहीं देनी जो किसी और के लिए डले हैं? भाई आपको पता है रिकाउंटिंग हुई है, एक जगह नहीं दसियों जगह रिकाउंटिंग हुई है और कभी एक दो रिकाउंटिंग में नून के लोग भी जीते हैं, लेकिन जिस मार्जिन से जीते हैं उनको पता है कि अगर 95 लाख उनको मिले तो 90 लाख उनके दूसरे बंदे को भी मिले थे, तो वो 90,000 की बात करूं तो उस 90,000 की कोई तौकीर नहीं है, ये 95,000 की बहुत ज्यादा तौकीर है। तो ये थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो जिन पे बड़ा अचंभा होता है। बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद शमशाम बुखारी साहब, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद शमशाम बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाम साहब आपका। शमशाम साहब, ये परसों जो APC हुई उसके बाद जो एक बड़ा वावेला मचा हुआ है, उस APC से लग रहा है कि वाकई एजेंडा उनका था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा हैवी बयानिया कहा जा सकता है नवाज शरीफ साहब का। उसके बाद अब हुकूमत क्या सोच रही है उनकी बीमारी को लेकर? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा था, पहले तो बड़ी गवाहियाँ ली गई, नवाज शरीफ बीमार थे उनको भेज दिया गया, बाद में कहा गया नहीं जी जाली रिपोर्ट्स तैयार हुई, सूबाई वजीर आपकी कहती है नहीं बिल्कुल रिपोर्ट जाली नहीं थी, ठीक थी। उसके इस तकरीर के बाद आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, आशाश बशाश हैं, वाकई आप लोगों को चकमा दे के बस फरार हो गए, चले गए? देखें शाज़िया, मेरे हिसाब में तो ये बीमारी इशू ही नहीं है। अच्छा। ये जो उन्होंने इस APC के हवाले से मैं कह रहा हूँ, ये जो उन्होंने बयानिया दिया है परसों, ये सो कॉल्ड एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, ये एंटी पाकिस्तान था। आप यकीन कीजिए, मेरी एक आदत है, मैं हद से ज़्यादा बढ़ के किसी पे तनकीद नहीं करता, मैंने उनकी बीमारी पे कभी तनकीद नहीं की, मगर मेरा दिल बड़ा दुखा है उनके बयानिया के साथ। क्योंकि अगर आप उनका बयानिया को गौर से देखें और उसकी टाइमिंग देखें, उसकी टाइमिंग क्या है कि इंडिया और चाइना जो है वो हैंड्स ऑन हुए हैं
और जहाँ पे चाइना की और इंडिया की टसल बनी हुई है, वहाँ पे अगर चाइना गेन करता है, जो इंशाल्लाह करेगा, तो वो हमारे लिए फ़ायदामंद है, सूदमंद है, हमारे कारगिल वाले इलाके के लिए, स्कर्दू के लिए, इंडस के लिए, हर चीज़ के लिए। और वहाँ पे इंडिया का कोई हक भी नहीं है, जिसे LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो इट्स मोर ऑफ एन इमेजिनरी थिंग, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोगों को पता नहीं। मुझे तो ये लगता है कि ये फॉरेन फंडेड APC थी। अच्छा। और इसको जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने और मौलाना ने जिस तरह हाईजैक करने की कोशिश की है, तो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट कह लेना तो बड़ा आसान है ना। हमारे बहुत सारे लिबरल हैं जो इस मुल्क में रहते भी नहीं हैं, मगर इस मुल्क पे बड़ा वो उनकी तकारीर होती हैं, उनके फ़लसफ़े झाड़ते हैं, वो ये करते हैं। मगर ये तो एक हिट थी उस वक्त में कि जब इंडिया एक शरारत पे, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तरफ से थी। आप तकरीर देखें, शहबाज शरीफ की देखें, जरदारी साहब की देखें, वो लहजे वैसे नहीं थे। अगर आप गौर करें तो इसमें नवाज शरीफ साहब और इसमें जो है मौलाना, उनका तो क्लियर कट जो वो जिस पे बात कर रहे थे, मैसेज था, वो एजेंडा ही वो है जो आजकल इंडियन एजेंडा चल रहा है, या एंटी पाकिस्तान एजेंडा चल रहा है, या एंटी फौज एजेंडा चल रहा है। और आजकल आप देखें जो इंडिया ने जो बॉर्डर्स पे हालात किए हुए हैं, और हमारी एक डिबेट चल रही है जिसमें हम किसी का मजरू किए बगैर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक जो CPEC वाला कॉरिडोर है, हमारे जो डैम्स बन रहे हैं, जो नहीं बन रहे, हमारी एक जो पूरा सेंट्रल एशिया के साथ हम मिल रहा है, ये बयानियाँ उस हर चीज़ की मुखालफत में था, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मुखासमत में था। और शहबाज शरीफ साहब की शक्ल मुझे वहाँ ये नजर आई कि एक मजबूर आदमी होता है, इधर भी नहीं जा सकता, इधर फैसला नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा और क्या नहीं, परेशान थे। उनको जैसे कुछ मतलब जैसे उनके ऊपर से होकर वो चीज़ आ रही थी, मगर वो बात नहीं कर रहे। मगर अगर वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते तो इसका मतलब है वो भी हिस्सा है उसका। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो सियासत पे उनको तकरीर करने का, उनको इतराज़ करने का, PTI पे तकरीर करने का, PTI की हुकूमत पे, वजीरों पे, किसी पे उनको हक है, मगर पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के मफाद को ज़रब लगानी ये किसी और का एजेंडा है, ये किसी पाकिस्तानी मुहिब वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। अच्छा, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, ज़ाहिर है पंजाब से शुरू होगा, काफिले जाएंगे, आप लोगों का धरना, PTI का धरना कौन भूल सकता है, जो लाहौर से चला था, पूरे मुल्क से काफिले चले थे। कैसे आप लोग इसको टैकल करेंगे? पहली बात तो ये कि ये कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। और दूसरी बात ये कि PTI का धरना बहुत बड़ी APC थी, बहुत बड़ी APC थी, मगर फैसले भी बड़े थे। जिस APC का एजेंडा ही पाकिस्तान के खिलाफ था, वो क्या APC थी? एक पेज पे तो ये जा नहीं सकते। देखिए, खिलाफ है इस हुकूमत के, लॉन्ग मार्च 100 दफ़ा खिलाफ हो। मुझे तो यहाँ तक पता है कि लोगों ने इनको कहा है, जहाँ मौलाना इनको कहते रहे कि जी, उन्होंने कहा जी हमने इस्तीफे नहीं देने, मौलाना कहा चले कह तो लेने दें, जिससे APC का वजूद ये हो, उसमें क्या है कि, और फिर ये पर्चियां बदलते रहे, किसने तकरीर किसकी करनी है, किसने क्या करनी। इट वाज ए केओस। इन्होंने एक बना के बेसिकली एक शो करना चाहते थे कि ये करें तो केसेस हट जाइए। अब PTI का क्या है कि इमरान खान आया है इस एजेंडे पे कि उसने एहतसाब करना है, कोई अपना हो, पराया हो, अपनी पार्टी से हो, दूसरे से हो, उसको एहतसाब करना है, जिसका अवाम के साथ वादा है। तो ये APC ना तो इमरान खान को डरा सकती है, ना ये कोई जो किसी पे ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये शवायद हैं, मनी ट्रेल नहीं दिए दे पा रहे, उनको आप कैसे जो कर सकेंगे? इसी बात पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसी बात पे तो रोती है कि हमें तो इन्वेस्टिगेशन सतह पे ही जो है ना गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6-6 महीने अंदर डाल लिया जाता है। आप लोगों के साथ तो ऐसे नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन की देखिए, जो पीपल्स पार्टी पे जितने भी केसेस हैं, आप लोगों को तो अब आजकल रिसर्चर भी मुहैया है, और बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों के दौर में नहीं बने, मैं हमारे दौर में नहीं बने, ये उनके बनाए हुए हैं। हाँ। ये एक दूसरे के पेट फाड़ते रहे और एक दूसरे को कहते रहे घसीटेंगे, ये पता नहीं बैठते कैसे आजकल। या तो वो गलत था या ये गलत था। ये कौम को ये तो बता दे कि उस वक्त ये झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। लेकिन चले झूठ भी बोल रहे हैं आपस का, जब ये एक दूसरे को मिलके बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मुल्क के और मुल्की अदारों की तो जान छोड़ दें। लेकिन आप फौज कहाँ हुई है जो फौज को मिलान कर रहे हैं? लेकिन आप लोग नहीं समझते जो एहतसाब है बिला इम्तियाज होना चाहिए। अगर ऑपोजिशन के किसी फर्द को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है और हुकूमत के साथ अगर आप इस तरह का रवैया नहीं रख रहे हैं, अगर लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में सिटिंग वज़रा, उनको जेल जाना पड़ा, उनको नैब की तहवील में जाना पड़ा, उनको अपने आप को क्लियर कराना पड़ा। कुछ के केसेस आजकल भी चल रहे हैं, कभी इनके अदवार में भी हुआ। नहीं, पीपल हैव बीन टू द नैब कस्टडी। पंजाब में हुआ है, बाहर हुआ है, इसमें नहीं है। इसमें आप लोगों के दो तीन तो क्या, मेरा मतलब जिन पे कोई चीज आई वो गए ना, क्लियर करा के आए। इनको भी अपने आप को क्लियर कराना चाहिए था, मगर ये बातें भी छोटी हैं। मैं कहता हूँ ये बातें भी छोटी हैं
ये 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तो क्या ये उस वक्त ये वो ज़ुबान बोलते थे? आप सियासत करें, ये मुल्क रहेगा तो सियासत करेंगे ना, ये टर्फ रहेगा तो इस टर्फ पे आप गेम प्ले करेंगे ना। अब कहा जा रहा है कि काफ लीग की जो इंक्वायरीज बंद हुई हैं, इसी वजह से काफ लीगों को आप लोगों से बड़े शिकायत शिकवे और इख्तियारात ना मिलने, बड़ी शिकायत रही हैं पिछले दिनों, नाराजगियां भी रही हैं। अब कहा जा रहा है कि इंक्वायरियां बंद हो गई हैं, तो वो लोग भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि काफ लीग देखें, काफ लीग के हमारे दोस्त हैं, हमारे एलाइज हैं, हमारे मोहतरम हैं। आप ये देखें कि मैं नहीं समझता कि जिन इजला में उनके लोग जीते हुए हैं, शायद पीटीआई भी इतनी कंफर्टेबल हो जितने वो कंफर्टेबल। हमें तो बहुत सारे मसाइल हैं, हम तो बहुत सारे मसाइल हैं, और काफ लीग का और हमारा को प्रिंसिपल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम एलाइज हैं। आप स्पीकर कैसे, आपका स्पीकर वो हो सकता है जिससे आपका इख्तलाफ हो, ये कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सियासत में आप देखें, एक बंदा हमारा होगा, एक उनका होगा, उनके ज़ाती तौर पे होंगे, इस तरह के कुछ छोटे मोटे मसाइल जो हैं आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात उस पर नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा सईद बुखारी साहब मेरे साथ में। नाज़रीन, आलमी दुनिया गुज़श्ता 8 महीनों से कोरोना वायरस की वैक्सीन तलाश करने में मसरूफ़ है, लेकिन अभी तक किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में भी कोरोना की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल जो है ये अब 3रे मरहले में दाखिल हो गया है। NCOC के मुताबिक इस वैक्सीन का पहले और दूसरे मरहले में ट्रायल जो हैं ये चीन में हुए थे। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये कहना है कि ये ट्रायल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कौमी इदारे सेहत और चीनी कंपनी ये मिलकर कर रहे हैं, जबकि कौमी इदारे सेहत के सरबराह मेजर जनरल आमिर इकराम के मुताबिक ये ट्रायल 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा और 8 से 10,000 रज़ाकारों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। और अगर ये ट्रायल कामयाब हो जाते हैं तो 3 से 4 माह में कोरोना वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब होगी। यकीनन ये हम सब के लिए खुशाइंद है। इसी पर बात करने के लिए मैंने आज अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है माहिर अमराज़ खून डॉक्टर ताहिर शमसी साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जहां कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन का जो ट्रायल है उसका आगाज़ हो गया है। बताया गया है कि 3 मराइल पर मुश्तमिल ट्रायल है। ज़रा इसका हमें अगर आप डिटेल से बता सकें कि हम किस मरहले पर हैं और बाकायदा तौर पर इस वैक्सीन का आगाज़ इस्तेमाल कब से शुरू हो सकता है। शायद बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पे आपने बहुत ही अहम आज बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए कि हमारी NCOC में असद उमर साहब ने और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने और मेजर जनरल आमिर इकराम ने आज पूरी कौम को खुशखबरी सुनाई है कि जो फेज़ 3 ट्रायल का तीसरा जो मरहला होता है किसी भी दवा की या ट्रीटमेंट के डेवलप होने में, वो पाकिस्तान में अभी तक 70 साल 72 साल तारीख में पाकिस्तान की पहली मरतबा किसी भी ट्रायल का, किसी भी वैक्सीन के ट्रायल का ये मरहला पाकिस्तान में शुरू हो गया। इंतहाई खुशी की बात है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में। अब जो मामलात इसके हैं कि ये फेज़ 3 ट्रायल कब तक चलेगा, इसका जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं वो मेरा ख्याल है 2 महीने 2.5 महीने में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म सेफ्टी है उसको देखने के लिए कम अज़ कम 12 महीने से और 24 महीने के दरमियान टाइम लगेगा। और 8 से 10,000 लोग पाकिस्तान में इस ट्रायल का हिस्सा बनेंगे, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी। इस्लामाबाद में NIH इसको देख रहा है, हसन ज़हीर साहब हैं, और यहाँ कराची में ये कम से कम 2 जगह पे ये हो रहा है, इंडस हॉस्पिटल और आगा खान हॉस्पिटल के जो माहिरीन हैं जो इस क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बने हैं वो लोग इसका हिस्सा बनेंगे। और अल्लाह करे कि ये एक बहुत अच्छी सूरत, कोई सेफ और इफ़ेक्टिव ये वैक्सीन आ जाए, ताकि ये जो भी मसला बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए और कम से कम पाकिस्तान के लिए ये एक आसानी पैदा हो जाए इसमें। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि जो दूसरी लहर के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जैसे कि आपने अभी इंग्लैंड का भी कहा, वहाँ बहुत से शहरों में लॉकडाउन भी होना शुरू हो गया, इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं कर्फ्यू की बात की जा रही है, पाकिस्तान में किस हद तक इम्कानात हैं, हमारे यहाँ सिचुएशन किस हद तक कह सकते हैं कि कंट्रोल में है? 50% से ज़्यादा, मैंने भी आपको बताया कराची का डेटा है वो बता रहा हूँ, 50% से ज़्यादा आबादी जो है उसको ऑलरेडी कोरोना हो के और ठीक हो चुके हैं, वो बग़ैर अलामात आए, बग़ैर बीमार किए। तो इस आधी से ज़्यादा आबादी अगर किसी मुल्क का उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएं
तो सेकेंड वेव आने के बजाय वहां पे ये बीमारी एंडेमिक कहलाती है, यानी ये एक मकामी बीमारी बन गई है। अब लगता रहेगा, जैसे अभी चल रहा है ना, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते के दौरान 400-500 से बढ़कर 700 हो गए थे, फिर 600, 500, आज 500-500 हो गए। तो ये चलता रहेगा, 1000 से कम चलता रहेगा, कई महीने तक चलता रहेगा। सही। और अमवात की शरह मेरा नहीं ख्याल के जो अभी डेटा बता रहा है पिछले 2 महीने का, 10 से कम अमवात चल रही है। तो ये शायद अगले 3 महीने चलती रहेंगी। मेरा नहीं ख्याल की शिद्दत वाली वेव जैसे अभी दोबारा से अमेरिका में देखा या हमने इंडिया में देखा कि पहली वेव खत्म होने से पहले दूसरी वेव ऐसी पहुंच गई कि 90,000 95,000 मरीज रोजाना डायग्नोस हो रहे हैं वहाँ। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में नहीं आएगा ऐसा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मायज़ खून। डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।